तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। ये सितम अगर न होता, ये सितम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आपके लिए फिर एक बार इतिहास जानने के स्रोत में लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूं। और आज प्यारे मित्रों इतिहास जानने के स्रोत समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद और भी मजा आएगा प्यारे मित्रों जब मैं आपको इतिहास पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी तो पढ़ा रहा हूं इतिहास जानने के स्रोत और निश्चित कह रहा हूं कि नोट्स बनाइए, मजा आएगा प्यारे मित्रों। जब कुछ आगे तक इतिहास पढ़ा लूंगा तब आप देखिएगा। तो चलिए लेक्चर नंबर 5 इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत में हम आपको बता चुके थे, पहला बताए थे धर्म ग्रंथ, उसमें वेद के बारे में बताए थे। दूसरा आपको बताए थे ऐतिहासिक ग्रंथ, उसमें सभी ऐतिहासिक ग्रंथों का जिक्र हमने किया था प्यारे मित्रों लेक्चर 3 और 4 में। और इसके बाद लेक्चर 5 में आज हम आपको बताएंगे विदेशियों का विवरण। हम आज बताएंगे आप लोगों को प्यारे मित्रों विदेशियों का विवरण, विदेशी लेखकों का या विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण। ध्यान से पढ़िएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा प्यारे मित्रों। अभी शुरुआत में आप लोग को थोड़ा सा लगेगा कि नहीं थोड़ा सा ये उबाऊ है, लेकिन मैं निश्चित बता रहा हूं कि आगे चल करके आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। विदेशियों के विवरण में पहला पॉइंट हम लोग का पहला पॉइंट होगा, ये हो जाएगा प्यारे मित्रों। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो यूनानी या रोमन लेखक के बारे में। यूनानी या रोमन लेखक, यूनानी या रोमन लेखकों के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले यूनानी या रोमन लेखकों में हम सबसे पहले नाम लेने जा रहे हैं प्यारे मित्रों टेसियस का। पहला हो जाएगा व्यक्ति टेसियस। टेसियस जो है प्यारे मित्रों यह एक यूनानी लेखक था प्यारे मित्रों। जो टेसियस है वह यूनानी क्या था, लेखक था। वह ईरान का राजवैद्य था। यह क्या था, ईरान का एक राजवैद्य था। क्या था, राजवैद्य था। याद रखिएगा जो टेसियस है वो ईरान का एक क्या था प्यारे मित्रों, राजवैद्य था। और यह भारत के संबंध में कुछ अविश्वसनीय विवरण दिया था। भारत के संबंध में इसके विवरण अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। तो याद रखिएगा कि इसके जो विवरण है प्यारे मित्रों वह अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। जो टेसियस था वह ईरान का एक राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसके विवरण जो है अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट प्यारे मित्रों इन लोगों के बारे में हम आगे और जिक्र करेंगे जब बिंदुसार का जिक्र करेंगे, अशोक का जिक्र करेंगे। तो इसके लेख से कुछ पता हमें इतिहास का चलता है। जो ईरान का क्या था, राजवैद्य था। तो फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे प्यारे मित्रों इस यूनानी लेखकों में। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, आप जानते हैं हेरोडोटस के बारे में हम आपको शुरू में ही बताए थे प्यारे मित्रों। जब इतिहास हमने शुरू किया था तो अभी हम हेरोडोटस के बारे में आपको बताए थे। यह बताए थे कि इतिहास का पिता कहा जाता है। इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। आप लोग को हम बताए थे
ये इतिहास का पिता कहा जाते हैं। कौन? हेरोडोटस। इनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है? तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। जो पहला लेक्चर हम दिए थे प्यारे मित्रों, हिस्टोरिका इनकी रचना थी। इनकी रचना का नाम था हिस्टोरिका। तो प्यारे मित्रों, जो पहला लेक्चर हम दिए थे ना, उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से इस हेरोडोटस के बारे में हम आपको क्या किए थे? बताए थे। और आपको हम ये भी बताए थे कि यह भारत फारस संबंध से रिलेटेड पुस्तक थी। यह भारत फारस का संबंध भी इस पुस्तक में मिलता है। भारत और फारस के बीच क्या संबंध थे, इसकी जानकारी भी इस हिस्टोरिका से प्राप्त होती है। पहले लेक्चर में प्यारे मित्रों हेरोडोटस जी के बारे में हम बहुत ही बेहतर तरीके से आपको क्या किए थे? बताए थे। तो फिर तीसरा पॉइंट हम लोग लेकर के चलेंगे प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिका इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। और तीसरा पॉइंट जब लेकर के चलेंगे प्यारे मित्रों, तो जो तीसरा पॉइंट होगा ना, उसमें 3 लोग आएंगे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे प्यारे मित्रों। 3 लोग कौन कौन थे? तो निरियाकस था, अनेस्ट्रिकेटस था और आस्ट्रोबुलस था। तो पहला था निरियाकस और सिकंदर के साथ आने वाला एक और यात्री था आनेसिक्रिटस और एक और यात्री था आस्ट्रोबुलस। यहीं पे लिख देते हैं आस्ट्रोबुलस। तो देखिए मित्रों, ये 3 लोग हैं। ये तीनों किसके साथ भारत आए थे? तो सिकंदर जब भारत आया था ना मित्रों, उसी समय ये तीनों साथ आए थे। ये तीनों लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे। किसके साथ? सिकंदर के साथ भारत आए थे। सिकंदर के साथ भारत आए थे। याद रखिएगा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले जो लेखक थे वो कौन कौन थे? तो निरियाकस, अनेसिक्रिटस और आस्ट्रोबुलस, ये तीनों थे प्यारे मित्रों। ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे। और एक बात याद रखिएगा, ये तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन होगा। जो अनेसिक्रिटस है ना, जो अनेसिक्रिटस है प्यारे मित्रों, यह सिकंदर के जहाजी बेड़ा का चालक था। यही जो था वो बहुत महत्वपूर्ण लेखक था। और यह जहाजी बेड़ा का क्या था मित्रों? तो चालक था। तो यहां से लिख सकते हैं आप लोग, यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का चालक था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेगा कि अनेसिक्रिटस जो था सिकंदर के जहाजी बेड़े का चालक था। सिकंदर के जहाजी बेड़े का चालक था। याद रखिएगा, सिकंदर के जहाजी बेड़े का चालक था कौन? अनेसिक्रिटस। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। और इसी ने अनेसिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी नामक पुस्तक लिखी थी। नामक पुस्तक लिखी थी। तो प्यारे प्यारे मित्रों, ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि सिकंदर की जीवनी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह कौन था? तो अनेसिक्रिटस ने लिखा था। उम्मीद है चीजों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या नोट्स बहुत कायदे से आप बनाते रहिएगा बच्चे। फिर आगे चलते हैं। जो चौथा पॉइंट बनेगा ना बच्चे, जो चौथा पॉइंट बनेगा उसमें होंगे मेगास्थनीज। इनका तो नाम आप लोग सुने होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो थे ना, वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। पहला ही क्वेश्चन लाजवाब। यह सेल्यूकस निकेटर
का राजदूत था। तो यह मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था प्यारे मित्रों, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो समझ रहे ना प्यारे मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ध्यान से इस समझना, इसी ने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। ये लाजवाब क्वेश्चन। इसकी रचना का नाम इंडिका है। इसी की रचना का नाम क्या है? इंडिका। आप लोग इसको तो सुने ही होंगे। ये तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो आप जानते हैं इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज की रचना है। प्यारे प्यारे मित्रों, इस पुस्तक में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। इसमें मौर्यकालीन संस्कृति व समाज का विवरण मिलता है। तो याद रखेंगे ना इस चीज को। इसमें जो है मौर्यकालीन संस्कृति और समाज का विवरण प्यारे मित्रों मिलता है। और ध्यान रखिएगा, भारत आने वाला प्रथम राजदूत, अगर जो आपसे कोई पूछ दे कि भारत आने वाला प्रथम राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। ये क्वेश्चन एकदम लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है। भारत आने वाला प्रथम राजदूत यही था, यह मेगास्थनीज था। तो याद रखेंगे ना, भारत आने वाला प्रथम राजदूत कौन था प्यारे मित्रों? तो मेगास्थनीज था। इस चीज को याद रखिएगा। और इंडिका की भाषा जो थी वो ग्रीक भाषा थी। जो इंडिका पुस्तक है ना, ये इंडिका पुस्तक जो है ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। इंडिका पुस्तक जो थी, पुस्तक ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। किसमें? ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे अगर जो कि इंडिका नामक जो पुस्तक थी उस पुस्तक का मूल भाषा क्या था, तो वह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी प्यारे मित्रों? तो वह ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। और इससे मौर्यकालीन समाज का पता चलता है, और इसे मौर्य साम्राज्य का दर्पण भी कहा जाता है। इस इंडिका पुस्तक को मौर्य साम्राज्य का दर्पण, साम्राज्य का दर्पण। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, चाहे टीजीटी दे, चाहे पीजीटी दे प्यारे मित्रों, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इंडिका पुस्तक को मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य का दर्पण कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नहीं तो हमारे साथ साथ ही आप लोग क्या करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए प्यारे मित्रों। अंत में पता चलेगा आप लोग को कि बहुत काफी जीके आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। इतिहास आपका पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तो चलिए प्यारे मित्रों, पांचवा चलते हैं। पांचवा जो यूनानी लेखक थे वो थे डाइमेकस। क्या थे? डाइमेकस। कौन थे ये? तो डाइमेकस। और जो डाइमेकस था वह सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था। यह सीरियन नरेश एंटियोकस, सीरियन नरेश एंटियोकस के या का राजदूत था। तो याद रखेंगे ना प्यारे मित्रों कि यह सीरियन नरेश
अंतियोकस का क्या था, राजदूत था, और यह बिंदुसार के दरबार में आया था। यही से क्वेश्चन पूछेगा, यही तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यह बिंदुसार के दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। याद रखिएगा, यह बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन? तो डाइमेकस। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। इससे मौर्यकालीन समाज का पता चलता है, इससे या इसकी रचना से मौर्यकालीन समाज का पता चलता है, समाज का पता चलता है। किसका चलता है? तो मौर्यकालीन समाज का पता चलता है। तो याद रखेंगे प्यारे मित्रों। तो ये हो गए आपका डाइमेकस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे मित्रों, या हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए, बहुत मजा आने वाला है प्यारे मित्रों। फिर आगे बढ़ेंगे। जो छठवां कंसेप्ट होगा प्यारे मित्रों, जो छठा कंसेप्ट हो जाएगा वो होगा डायोनीसियस। क्या होगा प्यारे मित्रों? डायोनीसियस। छठा होगा डायोनीसियस। और यह किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था प्यारे मित्रों? अशोक के दरबार में आया था। और यह जो था मिस्र के नरेश टालमी फिलाडेल्फस, यह मिस्र के नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। किसका राजदूत था? फिलाडेल्फस का राजदूत था। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो प्यारे मित्रों, और अगर जो पूछ दिया जाए कि डायोनीसियस जो था वो किसके दरबार में भारत आया था बच्चे, तो वह होगा अशोक के दरबार में आया था। यह अशोक के दरबार में आया था, अशोक के दरबार में आया था। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डायोनीसियस था वह किसके दरबार में आया था? तो अशोक के दरबार में आया था। जो डाइमेकस था वह किसके दरबार में आया था प्यारे मित्रों? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अब हम लोग बात करेंगे टालमी। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे मित्रों? तो टालमी के बारे में बात करेंगे, जो यूनानी या रोमन लेखक है टालमी। सातवां कंसेप्ट हो गया टालमी, सातवां कंसेप्ट हो जाएगा टालमी। तो टालमी के बारे में आप लोग सुने होंगे प्यारे मित्रों। यह दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। इससे मात्र एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल, क्या? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे थे। यह दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। तो याद रखिएगा प्यारे मित्रों कि यही वो टालमी। मित्रों हम देख लिए कि यूनानी या रोमन लेखक तो खत्म हो गए, प्लिनी तक है। इसके बाद प्यारे मित्रों अब हम दूसरा पॉइंट आप लोग को बताने वाले हैं, जो होगा चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लेखक हुए प्यारे मित्रों, जो इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छा लेख लिखे थे। उनके लेखों से, उनकी रचनाओं से इतिहास के बारे में बहुत काफी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो जो चीनी लेखक है प्यारे मित्रों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले जो लेखक जो है वो फाहियान। पहला है फाहियान। नाम सुने होंगे फाहियान का। फाहियान के बारे में हम एक वीडियो में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताए थे। तो जो फाहियान थे प्यारे मित्रों, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जब चल रहा था 375 के नियर अबाउट, 375 ईस्वी से लेकर के और लगभग 415 ईस्वी तक चला था। देखिए यह चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता है प्यारे मित्रों। चंद्रगुप्त द्वितीय
और यहाँ पर लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे प्यारे मित्रों, उनके शासनकाल नियर अबाउट 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच में के बीच भारत आया था। यह बौद्ध यात्री था बच्चे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, उनके शासनकाल 375 से 415 ईस्वी के बीच में ही यह भारत क्या हुए थे, आए हुए थे फाहियान। और प्यारे मित्रों, जो फाहियान थे इनके बचपन का नाम कूड था। बचपन का नाम क्या था? कूड था। इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे मित्रों? कूड था, याद रखिएगा। और जो फाहियान है ना प्यारे मित्रों, इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना थी वो फोक्यो की थी। रचना का नाम क्या था? इनकी रचना थी फोक्यो की। इनकी रचना का नाम क्या था? फोक्यो की। और एक और चीज, इन्होंने ये जब आए थे फाहियान, तो इन्होंने मध्य देश के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा था। इन्होंने मध्य देश के बारे में विवरण प्रस्तुत किया। प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को यहाँ पे बता दें। एक और क्वेश्चन, अगर जो आपसे पूछा जाए कि जो जितने भी चीनी लेखक हैं वो अपने विवरणों में भारत को किस नाम से उल्लेखित करते थे, ये लाजवाब क्वेश्चन है कि जितने भी चीनी लेखक थे वो भारत को किस नाम से अपने विवरण में उल्लेखित करते थे, तो ये था यीन तू। क्या था? यीन तू। देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, किस नाम से? यीन तू नाम से भारत का उल्लेख करते थे। अपने लेखों में ये लोग भारत को यीन तू के नाम से लिखते थे, ये भी याद रखिएगा। और एक और चीज, जो फाहियान थे प्यारे मित्रों, यह विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। बचपन का नाम कूड था और यह मध्य देश के बारे में विवरण प्रस्तुत करते थे। इनकी रचना कौन थी? फोक्यो की। और जब ये भारत आए थे ना, तो भारत में इन्होंने अपना जो भी विवरण प्रस्तुत किया है प्यारे मित्रों, जो भी विवरण प्रस्तुत किए हैं, सब किसमें उल्लेखित है? फोक्यो की में। और भारत आने वाले यह प्रथम क्या थे? बौद्ध यात्री थे। भारत आने वाला प्रथम बौद्ध यात्री कह सकते हैं, प्रथम बौद्ध यात्री था। जो ये फाहियान था वो भारत आने वाला प्रथम बौद्ध यात्री था। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग याद कर रखेंगे प्यारे मित्रों, जो फाहियान हैं उनके लिए दूसरा पॉइंट जो होगा वो आप लोगों के लिए होगा शनयुगन। इसके बाद एक और बौद्ध यात्री आए थे जिसका नाम था शनयुगन। क्या नाम था बच्चे? शनयुगन। क्या नाम था? शनयुगन। और यह 518 ईस्वी में भारत आया था। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। यह 518 ईस्वी में भारत क्या था? आया था। और इसने 3 वर्षों तक भारत आया था और 3 वर्षों तक भारत में बौद्ध जो था, बौद्ध प्रतिलिपियों को एकत्रित किया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ प्यारे मित्रों कि यह संयुगन जो भारत आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह बौद्ध धर्म से जुड़ी जितनी भी जानकारियां थी उसका एक विवरण लिखता था। और तब यहां से 3 वर्षों तक यह विवरण लिख करके और फिर अपने देश कहां? चीन वापस चला गया था। तो प्यारे प्यारे मित्रों, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा, चीनी लेखकों में जो
तीसरा पॉइंट होगा प्यारे मित्रों वो हो जाएगा वेनसांग। तीसरा पॉइंट होंगे वेनसांग, 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 वेनसांग। प्यारे मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक था। चीनी यात्रियों में इसको यात्रियों का सुकुमार लेखक कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वेनसांग। नोट कर लीजिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है चीनी लेखकों में? तो वो कौन था? वेनसांग था। और इसका वास्तविक नाम बताया जाता है इवान च्वांग, इवान च्वांग। याद रखिएगा, बड़ा अटपटा नाम है भाई, चीनी नाम है ना, इवान च्वांग इसका नाम था प्यारे मित्रों। और यह किसके शासनकाल में आया था? तो ह से वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में, यह हर्षवर्धन के दरबार में या के शासनकाल में भारत आया था, भारत आया था। तो याद रखेंगे ना कि यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। और यह एक चीनी यात्री था और 629 ईस्वी में वह चीन से आया प्यारे मित्रों, और 645 तक लगभग 15 से 16 वर्षों तक भारत में रहा था। यह जो है वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से यात्रा शुरू कर दिया था भारत के लिए, और 629 ईस्वी से चला था 645 ईस्वी तक यह भारत में अपनी यात्रा किया था बच्चे। और यहां से बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही जानकारी ये प्राप्त किया था। और एक और चीज याद रखेंगे, यह बिहार में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था बौद्ध ग्रंथों का। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन यह कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। और इसकी रचना का क्या नाम है? तो इसको नोट कर लीजिए, रचना का नाम इसका था शीयुकी। क्या था? शीयुकी, सीयुकी इसके रचना का नाम था प्यारे मित्रों। इसकी रचना का नाम क्या था? सीयुकी। और प्यारे मित्रों एक और चीज याद रखिएगा, वेनसांग जो था ना वह बताया था अपने विवरण में कि जो सिंध का तत्कालीन हर्षवर्धन जिस समय शासन कर रहे थे उस समय सिंध का जो राजा था ना वह एक शूद्र था। वह क्या था? एक शूद्र था। और प्यारे मित्रों ये भी ये बताया था कि जिस समय यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था उस समय वहां के कुलपति शिलभद्र थे। यह यहां पर लिख रहे हैं, यह नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। कितना अध्ययन किया था? कितने वर्षों तक बच्चे? तो 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो ये थे अध्यापक थे, अर्थात कहने का मतलब यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे बच्चे वो कौन थे? शिलभद्र थे। उस समय विद्यालय के कुलपति कौन थे? कुलपति शिलभद्र थे। इसको तो नोट ही कर लीजिए आप लोग। उस समय कुलपति कौन थे उस विद्यालय के? तो शिलभद्र थे। याद रखेंगे ना। और प्यारे मित्रों एक और चीज याद रखना, जो वेनसांग है ना, तो वेनसांग की जीवनी नामक एक पुस्तक है। वेनसांग की जीवनी नामक जो पुस्तक है, वेनसांग की जीवनी, वेनसांग की जीवनी ये एक पुस्तक है बच्चे। वेनसांग की जीवनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसी के मित्र व्हीली ने लिखा था। वेनसांग की जीवनी नामक पुस्तक व्हीली ने लिखा था। किसने? व्हीली ने लिखा था। और यह क्या था? तो यह जो था वेनसांग का मित्र था।
वेनसांग का मित्र था। याद रखिएगा, यह वेनसांग का क्या था बच्चे? मित्र था। इसके बाद बात करेंगे चौथा पॉइंट, वेनसांग को अब छोड़ते हैं बच्चे। अब चौथा पॉइंट है इत्सिंग। चौथा पॉइंट है इत्सिंग। चौथा पॉइंट है इत्सिंग। इत्सिंग, इत्सिंग। तो चौथा जो चीनी यात्री था वह था इत्सिंग बच्चे। चौथा चीनी यात्री कौन था? इत्सिंग था। और यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। यह जो है 7वीं शताब्दी में, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। भारत ये कब आया था? 7वीं शताब्दी में भारत आया था। और यह इत्सिंग जो भी है ना मित्रों, यह भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या किया था? वर्णन किया था, यानी कि उनका वर्णन करता है। इसके लेख में जो था, यह नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। इसने भी यानी कि किसने? इत्सिंग ने। इसने अपने लेख में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। तो प्यारे मित्रों, ये रहे आपके चीनी यात्री। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्यारे मित्रों, तीसरा पॉइंट जो है अरबी लेखकों के बारे में। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में ना कि चीनी यात्रियों का भारत आने का सही क्रम क्या है? तो इसको याद रखिएगा, फास ही का है बाबू? चीनी यात्री का मतलब हो गया फास ही। तो फास हो गया फाहयान, और स से हो गया शनयुगन, और तब आया था वेनसांग, और अंत में आया था प्यारे मित्रों इत्सिंग। और भी यात्री आए थे प्यारे मित्रों, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं रहे इतिहास के दृष्टि से। ये 4 महत्वपूर्ण है, तो इसके आने का क्रम फायान आया, उसके बाद संयुगन आया, उसके बाद वेनसांग आया, उसके बाद इत्सिंग। ये सिविल के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि चीनी यात्रियों का सही आने का क्रम क्या होगा, तो उसको बहुत कायदे से कूट में समझाना था, उसको समझना था। तो अब क्रम याद रखेंगे तो कूट में समझा पाएंगे प्यारे मित्रों। तो चलिए अब इसको खत्म करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अरबी लेखक। अब जो है प्यारे मित्रों तीसरा पॉइंट होगा अरबी लेखक। प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए कि इसको खत्म करना है। तो अरबी लेखक खत्म करना है कायदे से समझा करके प्यारे मित्रों। तो अरबी लेखकों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलबरूनी, वही अलबरूनी जिसका वास्तविक नाम है अबू रेहान, और इसका जन्म हुआ था 973 ईस्वी खीवा में। खीवा का मतलब ख्वारिज में, जो अभी अफगानिस्तान में पड़ता है प्यारे मित्रों। सुन लीजिए, लिख लीजिए, हर एक चीज लिखना संभव नहीं है। अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान, नोट कर लीजिए। और इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था खीवा में। खीवा का मतलब ख्वारिज्म में हुआ था, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। और प्यारे मित्रों 1017 ईस्वी में जब गजनी नामक स्थान से महमूद गजनवी नामक शासक जो था वह खीवा पर आक्रमण करता है 1017 में, और वहां से कुछ लोगों को क्या करता है? बंदी बना करके अपने यहाँ लाता है। और उसी बंदियों में वहीं खीवा का रहने वाला अलबरूनी जो था बंदी बन करके महमूद गजनवी के दरबार में आया था। इसकी विद्वता को देख करके प्यारे मित्रों महमूद गजनवी ने अपने इतिहासकारों में, अपने लेखकों में इसको रख लिया, अपने दरबार में रख लिया। आपको मालूम है कि जो महमूद गजनवी था उसके दरबार में रहने वाला महत्वपूर्ण इतिहासकार कौन था? तो उत्बी था। इतिहासकार कौन था? उत्बी था।
और आपसे पूछा जाए कि फिरदौसी का लेखक कौन था, तो शाहनामा का लेखक कौन था, तो फिरदौसी। वह अभी किसके शासन दरबार में रहता था, तो महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, और उन लोगों के ही साथ यह अलबरूनी रहता था। और प्यारे मित्रों 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनवी भारत पर अटैक किया, उसी समय अलबरूनी भी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और यह भारत ही रुक गया, भारत में ही रुक गया प्यारे मित्रों। तो अब चले अलबरूनी पे, तो ध्यान रखिए, कहानी ध्यान से समझ लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए प्यारे मित्रों। तो जो अलबरूनी था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कहानी सुनाएंगे प्यारे मित्रों, अभी तो ये इतिहास जानने का स्रोत चल रहा है, जब कहानी सुनाएंगे पूरा एकदम पिक्चर जैसे एपिसोड चलेगा प्यारे मित्रों, एकदम 100% नोट्स आपको उस समय बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, कहानी ही याद करा देंगे आप लोग को। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था कौन, अलबरूनी। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान, और इसकी रचना ही इंपॉर्टेंट है, रचना ही पूछता है। रचना क्या थी, तहकीक ए हिंद, यही क्वेश्चन पूछता है। तहकीक ए हिंद किसकी रचना है प्यारे मित्रों, तो अलबरूनी की। और इसी तहकीक ए हिंद को किताबुल हिंद कहते हैं, किताब उल हिंद, इसी रचना का एक ही नाम है, तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, या भारत की खोज। याद रखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ मत होइएगा प्यारे मित्रों। एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसको लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उसका हिंदी अर्थ होता है भारत की खोज, और इसका भी किताबुल हिंद का हिंदी अर्थ होता है भारत की खोज। तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, ऑप्शन जो मिलेगा प्यारे मित्रों उसमें या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, या तो यह आपका अलबरूनी रहेगा, समझ गए ना। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली पुस्तक है, रचना है, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। कभी भी वो पूछेगा तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही पूछता है प्यारे मित्रों, समझ गए ना। तो आप ऑप्शन के हिसाब से उसको क्लियर कर लेंगे। इसके बाद प्यारे मित्रों आप ध्यान रखिएगा कि यह जो पुस्तक है 80 अध्याय है। इसमें कितने अध्याय हैं, 80 अध्याय। इसमें कितने अध्याय हैं प्यारे मित्रों, 80 अध्यायों में यह विभक्त है। और यह अलबरूनी जब भारत आया था तो भारत आकर संस्कृत भी सीखा था। ये क्या सीखा था, संस्कृत भाषा भी सीखा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। कौन ऐसा अरबी लेखक था जो भारत आकर के और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान अर्जित किया था, ये लाजवाब क्वेश्चन। तो कौन था, अलबरूनी था प्यारे मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट ऑफ इब्न बतूता। जो दूसरा पॉइंट होगा प्यारे मित्रों, तीसरा पॉइंट जो होगा इसमें अलबरूनी, इसके बाद अलबरूनी के बाद दूसरा पॉइंट होगा इब्न बतूता का तो नाम सुने ही होंगे। यह मोरक्को से आया था। मोरक्को देश की राजधानी क्या है, रबात। मोरक्को देश की राजधानी क्या है प्यारे मित्रों, रबात। तो इब्न बतूता था प्यारे मित्रों, यह कहाँ का यात्री था, मोरक्को का। यह मोरक्को का यात्री था। यह मोरक्को का यात्री था। मोरक्को एक देश है प्यारे मित्रों, मोरक्को एक देश है जिसकी राजधानी रबात है। यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इसको आप ये कह दीजिए ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और यह अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखा था। यह लेखक अरबिक भाषा में
रेहला, रेहला नामक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? रेहला नामक पुस्तक लिखा था। रेहला नामक पुस्तक लिखा था। तो याद रखेंगे ना प्यारे मित्रों, यह अरबी में रेहला नामक पुस्तक लिखा था। इसके बाद प्यारे प्यारे मित्रों अब हम लोग चलेंगे तीसरे पॉइंट के ओर, और तीसरा पॉइंट आप लोग समझेंगे प्यारे मित्रों। जो तीसरा पॉइंट, अब अरबी लेखक भी समाप्त हुए, इसके बाद हम लोग देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब चौथा पॉइंट आप लोग को पढ़ाए थे हम धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बाद आप लोग को बताया था ऐतिहासिक ग्रंथ। इसके बाद विदेशियों का विवरण खत्म हो गया। अब चौथा पॉइंट हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इसमें बहुत ही डिस्क्राइब नहीं करना है प्यारे मित्रों। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में आप लोगों को मालूम है कि जो भी आपके अभिलेख हैं, जो भी प्राचीन सिक्के हैं, उनसे भी इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में कुछ हम अभिलेखों का नाम ले रहे हैं। जैसे एहोल अभिलेख जानते हैं, और बहुत ही सबसे प्राचीन, सबसे पहला अभिलेख कौन सा है जिसमें भारतवर्ष का नाम का जिक्र होता है? तो हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख आप लोग सुने होंगे हाथी गुफा अभिलेख। इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का नाम का जिक्र है। भारतवर्ष, भारतवर्ष कहाँ नाम मिलता है प्यारे मित्रों? सबसे पहले तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और भी अभिलेख है प्यारे मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख आप लोग नाम सुने होंगे। और जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ये सारे नाम आप लोग सुने होंगे। और नहीं भी सुने होंगे तो इसके बारे में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे आगे चल करके। तो ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इन अभिलेखों से भी हमको इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती है। और कुछ इसमें जानकारियां देती हैं मुद्राएं। कुछ ऐसी मुद्राएं हैं प्यारे मित्रों, आप लोग जैसे जानते हैं कि सोने के सिक्के, फिर आप लोग जानते हैं चांदी के सिक्के, इसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि शीशे के सिक्के जो आंध्र सातवाहन वंश के लोगों ने चलाया था। तो इनसे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, हम इतिहास पढ़ाते जाएंगे और उसमें जितने भी अभिलेख आएंगे उसकी चर्चाएं करते जाएंगे और मुद्राएं भी बताएंगे। इस मुद्रा से संबंधित प्यारे मित्रों आपके यूपीएससी में और फिर इसमें समीक्षा अधिकारी भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन। तो हम आपको अगले वीडियो में मुद्राओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम क्लियर कर देंगे। तो प्यारे मित्रों पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में हम आगे भी आपको बताते चलेंगे। तो प्यारे मित्रों अब हम लोग का जो है इतिहास जानने का स्रोत जो पॉइंट है वो अब क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग प्रवेश करेंगे इतिहास में। और प्यारे मित्रों हम अब इतिहास आप लोगों को कहानी के जैसे समझाएंगे और लेक्चर नंबर 6 या लेक्चर नंबर 7 जो होगा उसमें हम लोग इतिहास के बारे में एकदम कहानी के जैसे पढ़ना शुरू करेंगे और मजेदार कहानी अब शुरू होगी। तो प्यारे मित्रों मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।